ऑफ हिटलर में आज का आपका टॉपिक है द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, यानी कि मंदी वाला समय आप पढ़ रहे हैं, है ना, मंदी वाला काल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्लिश वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम इसका हिंदी में मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं आपका पहला पैराग्राफ क्या कहता है। The years between 1924 and 1928 saw some stability, yet this was built on stand. German investments and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from the USA. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. आइए ये 2-3 लाइन की मीनिंग हम हिंदी में पहले चेक कर लेते हैं कि क्या आता है ना। तो देखिए क्या है कि 1924 से लेकर के 1928 के बीच का जो समय था, इसने इकोनॉमी के क्षेत्र में यानी कि आर्थिक के क्षेत्र में थोड़ी सी स्थायित्व के देखा, यानी कि थोड़ी सी इस समय में स्टेबिलिटी आई, ठीक है। लेकिन ये स्टेबिलिटी वैसे ही थी जैसे रेत पे बना हुआ कोई घर होता है जो लहरों के आते ही तबाह हो जाता है, बस ऐसे ही थी, मतलब काम चलाऊ थी या फिर नाम मात्र की थी, आप कह सकते हैं। तो क्या है कि जो जर्मनी के इन्वेस्टमेंट्स थे, है ना, यानी कि जर्मनी के जो निवेश वगैरह थे या जर्मनी में जो भी पैसे लगाए जा रहे थे उसके इंडस्ट्रियल रिकवरी के लिए, ये खास करके अमेरिका से आने वाले, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से मिलने वाले छोटे मोटे लोन पर बेस्ड थे। यानी कि इसी के बदौलत अमेरिका उन्हें अपनी इंडस्ट्री को बसाने के लिए छोटे मोटे लोन दे रहा था और इसी लोन के बेसिस पे जो है जर्मनी इन्वेस्टमेंट्स जो थे उसके इंडस्ट्री के लिए यही आधारित है, इसी के दम पे वो सब चल रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि 1929 में 1929 में जो अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था ये पूरी तरह से तबाह हो गया। आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट का स्टॉक एक्सचेंज होता है। मतलब ये जो होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा रुपए पैसे का हिसाब किताब करने वाली एजेंसी होती है। तो ये पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इसका परिणाम क्या हुआ, आइए देखते हैं आगे। Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares on one single day. 24 October, 13 million shares were sold. This was the start of the Great Economic Depression. अब जाए देखिए क्या चीज़ है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के तबाह हो जाने से 1929 में क्या हुआ, लोगों में एक डर पैदा हो गया। डर क्या था कि ये आपका जब एक्सचेंज तबाह हुआ ना तो चीज़ों की कीमतें जो है, शेयर्स की कीमतें जो है बहुत तेज़ी से गिरने लगी। तो तेज़ी से गिरते हुए कीमतों की वजह से क्या हुआ कि वहाँ के जो निवेशक थे उनमें एक डर पैदा हो गया और इसी डर की वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे जिन्होंने शेयर वगैरह खरीद रखे थे विभिन्न कंपनियों के, उन्होंने जल्दी जल्दी अपने शेयर को बेचना चालू कर दिया, कोशिश कर दिया कि जल्दी जल्दी इसको बेच करके ख़त्म किया जाए, ठीक है ना। तो इसका दुनिया भर में एक रिकॉर्ड बना। क्या रिकॉर्ड बना, देखिए सिर्फ एक दिन 24 अक्टूबर के दिन 13 मिलियन शेयर जो है वो बिक गए। 13 मिलियन शेयर जो होता है वो होता है 1 करोड़ 30 लाख, यानी कि एक दिन में 1 करोड़ 30 लाख शेयर जो है वो पूरी तरह से बिक गए। तो यहीं से जो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत होती है, यानी कि जो महा आर्थिक संकट है उसकी शुरुआत होती है। आइए देखते हैं आगे का सेंटेंस। Over the next 3 years between 1929 and 1932, the national income of the USA fell by half. Factories shut down, exports fell, farmers were badly hit, and speculators withdraw their money from the market. The effect of these recessions in the US economy were felt worldwide. तो कहने का मतलब ये है कि अगले 3 सालों में 1929 से लेकर के 1932 के बीच में जो अमेरिका का, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो राष्ट्रीय इनकम था उसकी जो कमाई थी वो आधी गिर गई, यानी कि आधी रह गई। जितना कमाता था उसका आधा, उसका कमाई बंद हो गया, सिर्फ आधा रह गया।
ठीक है ना। इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका के जो फैक्ट्री थे वो पूरी तरह से बंद हो गए। जो विदेशों में वो एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट कहते हैं जब अपने यहाँ बने हुए सामान को हम दूसरे देशों में ले जा कर के बेचते हैं, इसको एक्सपोर्ट कहते हैं। और जब हम दूसरे देशों से सामान अपने देशों में मंगा करके उसे खरीदते हैं, उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। तो एक्सपोर्ट फेल हो गए। मतलब क्या चीज़ था कि विदेशों में जो सामान बेच करके कमाई होती थी वो पूरी तरह से फेल हो गई, असफल हो गई, ठीक है। और दूसरी बात क्या चीज़ थे, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, धक्का लगा, ठीक है। और जो भी मार्केट में लोगों ने पैसा लगा करके रखा था वो जल्दी जल्दी से बाज़ार से अपने पैसों को शेयर बेच के वापस लेने लगे, ताकि जो उनकी पूंजी है वो कहीं डूब ना जाए। फ़ायदे की तो छोड़ो, जो पूंजी उन्होंने लगा रखी थी वो भी डूब रही थी। इसी वजह से लोगों ने अपनी पूंजी बचाने के लिए अपने पैसे को निकालना शुरू किया मार्केट से। इसका प्रभाव ये हुआ, ठीक है, कि यूएस में, अमेरिका में ज़बरदस्त आर्थिक मंदी आई और इस आर्थिक मंदी का प्रभाव जो है वो सारी दुनिया में पड़ा। तो ये था दोस्तों आपका पहला पैराग्राफ। आइए हम स्टडी कर लेते हैं आपका सेकंड पैराग्राफ। ये क्या कहता है, द जर्मन इकोनॉमी वाज द रोस्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ द 1929 level. Workers lost their jobs or were paid reduced wages. The number of employed touched an unprecedented 6 million. On the street of Germany, you could see men with placards around their necks saying willing to do any work. आइए यहाँ तक के मीनिंग को हम थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्थिक मंदी आई थी ना, इसका प्रभाव जर्मनी में भी पड़ा। जर्मनी में उस आर्थिक मंदी का प्रभाव ये हुआ कि उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई। और 1932 के आते आते क्या था कि जो उद्योग से होने वाला प्रोडक्शंस था, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह से उत्पादन हो रहा था, वो 1929 आते आते 40% तक घट गया, ठीक है। आगे क्या चीज़ है, इसका परिणाम ये हुआ कि जब प्रोडक्शन घट गया तो फैक्ट्री में काम नहीं रह गया, और जब फैक्ट्री में काम नहीं रह गया तो वर्कर जो थे फैक्ट्री में काम करने वाले, उन्होंने नौकरी खो दी, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, या फिर तो अगर नौकरी दिया भी गया तो उनका जो मजदूरी था उसको बहुत कम कर दिया गया, ठीक है। तो अब क्या था कि उस समय जो वहाँ पर बेरोजगारी का दर था, जर्मनी में जो बेरोजगारों की संख्या थी वह एक मतलब ऐसी संख्या थी जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते। 6 मिलियन लोग उस समय वहाँ पे बेरोजगार थे। कहने का मतलब 60 लाख लोग बेरोजगार काउंट हुए थे। ये तो सिर्फ एक आंकड़ा था, इससे और ज़्यादा भी हो सकते थे, है ना। तो इस समय की स्थिति ऐसी थी कि सड़कों पर लोग जो है, जर्मनी की सड़कों पर लोग जो है ताश के पत्ते खेलते हुए और जो गला बंद है ना, उसको पहने हुए नज़र आते थे। और लोग कहते थे विलिंग टू डू एनी वर्क, क्या आप मुझसे कोई काम ले सकते हैं, या मुझे कोई काम मिल सकता है क्या। मतलब इस तरह सवाल पूछते हुए लोग दिख जाते थे, इतनी बड़ी बेरोजगारी थी वहाँ पर। आइए आगे देखते हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्लेड कार्ड्स और सिंपली सेट एट द स्ट्रीट कॉर्नर्स और डिसेपरेटली क्विट अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। As job disappeared, the youth took to criminal activities and total despair became commonplace. अब क्या था देखिए, युवाओं में जो बेरोजगारी की स्थिति थी, इसकी वजह से क्या था कि सड़क के किनारे लोग बैठे हुए ताश के पत्ते खेलते हुए नज़र आ जाते थे, ठीक है ना। या तो सामने का जो भी कोई अगर एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वो ऑफिस होता है जहाँ पर बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, पंजीकरण किया जाता है, या ये प्रयास एक ऐसा ऑफिस होता है जहाँ पर बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। तो उन सड़कों पर क्या है, बेरोजगार युवा जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के आसपास जो है कि लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे कि उन्हें कोई काम वगैरह मिल जाए या कोई रोज़गार वगैरह मिल जाए, ठीक है। और जैसे जैसे वहाँ पर जॉब्स गायब होते गए, यानी कि जैसे जैसे जर्मनी में नौकरियाँ समाप्त होती चली गई, तो लोगों ने अपना पेट पालने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भाग लेना चालू कर दिया। यानी कि लोग अपना पेट पालने के लिए अपराध करना चालू कर दिए, ठीक है ना। और ये सब कुछ जो है
साधारण सी जगहों पर भी देखने को मिलता था। ऐसी स्थिति जर्मनी की हो गई थी। आइए अब देख लेते हैं आपका थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एनेक्सिटीज एंड फियर्स इन पीपल्स, द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयर्स and pensioners saw their savings diminished when the currency lost its value. Small businessmen, the self-employed and retailers suffered as their business got ruined. हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ से इस पेज को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आर्थिक मंदी बढ़ती गई, आर्थिक संकट बढ़ता गया, ठीक है ना, लोगों में एक भयानक डर व्याप्त होता चला गया, लोगों में एक भयानक डर पैदा हो गया। और जो वहाँ पर मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास उन लोगों को कहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो गरीब होता है और ना ही बहुत ज़्यादा अमीर होता है, ठीक है ना। तो मिडिल क्लास लोगों में खास करके जो लोग पगार लेते थे, यानी कि जो लोग नौकरियां वगैरह करते थे और जिन लोगों को सरकारी पेंशन वगैरह मिलता था, इन लोगों ने देखा कि नौकरियां ख़त्म होने की वजह से क्या है, इनके जो बचत थी, जो भी पैसा इन लोगों ने बचा करके रखा था, ठीक है ना, ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और ख़त्म होने का कारण ये था कि वहाँ पे पैसे का जो वैल्यू था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। आपको मालूम है ना, लोन को चुकता करने के लिए जर्मनी का एक ऐसा समय था जब उसने बेहिसाब पैसे छापे थे और एक पैकेट ब्रेड को खरीदने के लिए लोग टोकरी में भर करके पैसे लेकर जा रहे थे कि भैया रहम करो और एक पैकेट हमको ब्रेड का दे दो ताकि हम पेट भर लें। तो इससे क्या हुआ, जर्मनी का जो करेंसी था फ्रैंक, उसका वैल्यू पूरी तरह से तबाह हो गया। तो करेंसी का वैल्यू तबाह हो जाने की वजह से जो लोग सैलरी में पैसे पा रहे थे या फिर जो लोग पेंशन पा रहे थे, उनको यह महसूस हो चुका था कि ये जो हम पैसे पा रहे हैं इसकी कोई कीमत अब नहीं रह गई है। तो इस वजह से उनके दिमाग में क्या था, बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया था, ठीक है ना। तो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन थे या जो सेल्फ एम्प्लॉय लोग थे, सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता वो लोग जो अपना स्वयं का रोजगार करते हैं, ठीक है ना, स्वयं का रोजगार करने वाले लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। उन लोगों ने प्रयास किया था कि इस मुसीबत से बाहर निकला जाए, ठीक है, और अपने बिजनेस को तबाह होने से बचाया जाए। अब बेटा पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कुछ वर्ड मीनिंग है, इसको हम पढ़ लेते हैं। एक मीनिंग है वर्ल्ड स्ट्रीट एक्सचेंज। देखिए क्या लिखा है, द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द यूएसए। कहने का मतलब यह है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका का, उसे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहते हैं। अभी अभी हमने आपको वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के बारे में बताया है, ठीक है ना। यहाँ पर एक तस्वीर है और आप तस्वीर को देख सकते हो, है ना। और तस्वीर में क्या चीज़ है, एक इसका देखिए, तस्वीर का मतलब लिखा हुआ है, स्लीपिंग ऑन द लाइन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन द एम्प्लॉयड could not hope for either wage or shelters on winter night. When they wanted a shelter over their head, they had to pay to sleep like this. तो कहने का मतलब ये है कि एक कतार में लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है ना। जब महान आर्थिक मंदी आई, है ना, बेरोजगार लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कोई काम मिलेगा या फिर उनको सिर ढकने के लिए कोई छाया मिलेगा। तो सर्दियों के रात में जब वो अपने सिर पे छत खोज रहे थे, सिर छुपाने के लिए छत ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें कोई छत्र मिले जिसके अंदर वो जा कर के आराम कर सकें, रह सकें या सो सकें, ठीक है ना। तो उन्हें क्या है, ऐसे ही रस्सियों के सहारे लटक करके सोना पड़ता था और लोगों के से दया मांगनी पड़ती थी। देख सकते हैं आप तस्वीर में कितनी भयानक चीज़ आपको दिखाई गई है, ये असली तस्वीर है, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने आगे के पैराग्राफ में। तो क्या है आगे, these sections of society were filled with the fear of proletarianizations and anxiety of being reduced to the rank of the working class, or worse still the unemployed. Only organized workers could manage to keep their heads above water, but unemployment weakened their bargaining power. Big businesses was in crisis. The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agricultural prices, and women unable to feed their children's stomach were filled with a sense of deep despair. आइए देखते हैं यहाँ तक की मीनिंग क्या चीज़ है।
तो क्या चीज़ था, वो जो सैलरी पाने वाले लोग थे या पेंशन पाने वाले लोग थे, जब पैसे की कीमत ख़त्म होती चली गई जर्मनी में, ठीक है, तो समाज के उस सेक्शन को ये लगा कि उनके पैसे की कीमत अब रह नहीं गई है। इसकी वजह से वो जो सेक्शन था उसमें एक डर व्याप्त हो गया, जिसको हम कहते हैं प्रोलेटराइजेशन। प्रोलेटराइजेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्थिति जब इंसान अपनी वर्तमान स्थिति से हट करके गरीब होता चला जाए और धीरे धीरे इतना गरीब हो जाए जैसे कि एक मजदूर हो जाता है या फिर एक वर्कर हो जाता है या फिर एक बेगारी करने वाला आदमी हो जाता है, एक दिहाड़ी मजदूर की तरह गरीब हो जाना। आप मान लीजिए जैसे कि आप धनी हैं, आपको किसी के सामने कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन आपके पास आगे की कोई कमाई भी नहीं है, आप अपने बचे हुए पैसे को निकाल करके खा रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही खाते खाते एक दिन क्या हो जाएगा, आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो जब आपके पैसे ख़त्म होने लगेंगे तो आपके दिल में एक डर व्याप्त हो जाएगा, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैसा जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन हम पूरी तरह से गरीब हो जाएंगे और पेट पालने के लिए हमको मजदूरी करनी पड़ेगी। और यकीनन अगर आपने जो है अपने आप को तैयार नहीं किया तो आपको मजदूरों की तरह ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इंसान का अपनी स्थिति से इस तरह बिफर करके छोटी स्थिति में पहुंच जाना, इस स्थिति को ही हम प्रोलेटरियनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो लोगों को इस तरह का डर भी उस समय हो गया था क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी जर्मनी में। तो उस समय की स्थिति क्या थी कि जो सरकारी सेक्टर में काम करने वाले लोग थे, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जिसका मतलब होता है सरकारी सेक्टर, है ना। तो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग थे वही सिर्फ क्या है, अपना सर जो है वो पानी के ऊपर रख सकते थे। यानी कि अगर आप मान लें कि आर्थिक मंदी एक बाढ़ की तरह थी जिसमें सब गरीब लोग डूबे जा रहे थे, तो सिर्फ यही सरकारी लोग थे जो बस अपना पेट पाल रहे थे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पा रहे थे। आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या था, जो गरीब लोग थे, जो बेरोजगार लोग थे, वो हर तरह से अपनी संघर्ष करने की क्षमता जो है, गरीबी से संघर्ष करने की जो क्षमता है उसको पूरी तरह से खो चुके थे। बड़े बड़े बिजनेस जो थे, बड़े बड़े व्यापार जो थे, वो पूरी तरह से मंदी की चपेट में आ गए थे, पूरी तरह से उनका अकाल पड़ गया था, ठीक है। और बहुत बड़े पैमाने पर जो खेती बाड़ी था, किसानी जो था, ठीक है ना, वो पूरी तरह से तबाह हो गया था, जिसके वजह से जो है कि एग्रीकल्चरल जो प्राइसेस थे, जो कृषि के कीमत थे, वो भी ख़त्म हो गई थी। महिलाओं को इतनी बड़ी तकलीफ़ थी कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट नहीं पाल रही थी। तो ये सब कुछ चल रहा था उस आर्थिक मंदी के समय में। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट पैराग्राफ। पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वाज फ्रेजाइल। द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स which made it unstable and vulnerable to dictatorship. One was proportional respiration. This made achieving a majority by any one party a near impossible task, leading to a rule by coalition. Another defect was Article 48, which gave the president the powers to impose emergency, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री, ठीक है। आइए यहाँ तक की मीनिंग को पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। राजनीतिक तौर पर क्या था, जो वाइमर रिपब्लिक था, ठीक है ना, यह भी बहुत कमज़ोर था। मतलब वाइमर रिपब्लिक मान लीजिए ऐसा ही था जैसे नाम का था, किसी काम का था नहीं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, बेमानी टाइप का था, ठीक है ना। और जब वाइमर रिपब्लिक जो बना था इसमें कुछ इनहेरिटेंट डिफेक्ट्स थे। इनहेरिटेंट डिफेक्ट्स का मतलब होता है इसमें कुछ पैदाइशी खामियां थी, कमजोरियां थी जो नहीं होनी चाहिए थी जब इसको बनाया गया था तभी से, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या था कि इस वाइमर रिपब्लिक में थोड़ी बहुत पैदाइशी डिक्टेटरशिप देखने को मिलती थी। डिक्टेटरशिप का मतलब तानाशाही। इसके जो अधिकारी थे वो शुरुआती दौर से ही क्या थे, थोड़े से तानाशाही थे, मनमानी करने लगे थे, ठीक है ना। और एक तो अनुपातिक रूप से हम देखें, ठीक है ना, तो इसमें क्या चीज़ दिखाई देता था, रेस्पिरेशन आपको दिखाई देता था।
रेस्पिरेशन सेशन जिसको हम कहते हैं, ये चीज़ आपको दिखाई देता था वहाँ पर। अनुपातिक रूप से क्या है ना, एक दूसरे को दाबने वाली प्रक्रिया दिखाई देती थी, जिसके वजह से क्या था, दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी ए नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू ए रूल बाय कोलिशन। जिसकी वजह से क्या था कि यहाँ पर जो है, तो एक प्रॉब्लम इसमें जो थी हम बात कर रहे थे, है ना, इसमें एक था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को लेकर के थे, यानी कि जो अनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व करने की जो प्रॉब्लम थी, इसको लेकर के संबंधित थी, ठीक है ना। और इसका परिणाम ये था कि इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था, ठीक है। दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी ए नियर इम्पॉसिबल टास्क। तो कहने का मतलब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलना ये एक असंभव बात बन गया था, जिसकी वजह से क्या था कि हर बार एक कोलिशन गवर्नमेंट ही बनता था। और दूसरी जो प्रॉब्लम इसमें थी वो थी आर्टिकल 48, आर्टिकल 84, जिसकी वजह से क्या था कि प्रेसिडेंट को इतना बड़ा पावर मिल गया था कि कभी भी वो इमरजेंसी लागू कर सकता था, यानी कि आपातकाल कर सकता था, और वो नागरिक अधिकारों को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता था और मनमाना सरकार चला सकता था, यानी कि खुद बादशाह की तरह उस पर राज कर सकता था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो कहने का मतलब ये है, विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वाइमर रिपब्लिक saw 20 different cabinets lasting on an average 239 days, a liberal use of Article 48, yet the crisis could not be managed. People lost confidence in the democratic parliamentary system, which seemed to offer no solutions. तो करने का मतलब ये है कि अपने छोटे से कार्यकाल में, है ना, विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, अपने छोटे से जीवन में या कार्यकाल में जो वाइमर रिपब्लिक था, ठीक है ना, ये अलग अलग 20 मंत्रिमंडल के हाथों में रहा। कहने का मतलब अलग अलग 20 मंत्रिमंडलों ने वाइमर रिपब्लिक को संभाला, और इसका एक एवरेज निकाला जाए तो इसका कुल कार्यकाल कितना रहा, 239 डेज का रहा, यानी कि 239 दिन के कार्यकालों में वाइमर रिपब्लिक में कुल मिला करके 20 अलग अलग मंत्रिमंडल बने, ठीक है ना। और ये जो है कि इसका जो रीजन था वो था आर्टिकल 48, ठीक है, और इसमें आर्टिकल 48 का ही एक लिबरल यूज हो रहा था, एक आप कह सकते हैं उदारवादी जो यूज था वो यूज हो रहा था, वो था आर्टिकल 48। तो कहने का मतलब ये था कि जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको किसी भी तरह से मैनेज नहीं किया जा सका, उसको संभाला नहीं जा सका, और जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, इन सारे नुस्खों के बावजूद जो संकट दूर नहीं हो पाया, ठीक है ना। और जो ये लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था थी जिसका नाम था वाइमर रिपब्लिक, है ना, धीरे धीरे इस पर लोगों का विश्वास खत्म होता चला गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, और वो कारण ये था क्योंकि वाइमर रिपब्लिक जो है जनता की जो समस्या थी उसका कोई भी समाधान नहीं खोज पाई। यही वजह था कि वाइमर रिपब्लिक पर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो ये था यहाँ तक का आपका टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा राइज, हिटलर्स राइज टू द पावर। हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में ये पूरा हिटलर का टॉपिक स्टडी कर लेने की। पढ़ते रहिए, मन लगाइए और अच्छे से अच्छा नंबर ले आइए। अगर कहीं कोई पॉइंट पे दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप मैसेज करते रहिए। धन्यवाद।